हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लीगल मैगजिम्स की। ये हमारे लीगल मैगजिम्स का पार्ट फर्स्ट है और लीगल मैगजिम्स का मतलब क्या होता है ये हमें देखना होगा। जैसे हमारे बोलचाल की भाषा में मुहावरे होते हैं, वैसे ही अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जज हैं, तो आपको बार बार लीगल मैगजिम्स को देखना पड़ता है। तो एक तरह से ये क्या है, मुहावरे हैं। ऐसे मुहावरे जिनकी एक प्रिंसिपल वैल्यू है, जो कि एक डॉक्ट्रिन की तरह काम करते हैं, इनकी कुछ वैल्यू है। ये माना जाता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, सच है और एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं। तो आइए चलिए इस पहले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि 10 ऐसे आपके लीगल मैगजिम्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऐसे आने वाले टाइम में और भी पार्ट आएंगे। तो चलिए पहला मैगजिम देखते हैं। पहला मैगजिम कहता है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। वेरी स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज शुरू हुई उसके बिगिनिंग में ही। एक आपने बार बार वर्ड देखा होगा, वॉइड, वॉइड, एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब जब शुरू हुआ तभी से ये गलत है, तभी से ये वॉइड है, तभी से ये शून्य है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब होता है एब इनिशियो। किसी भी लाइन के अंदर अगर एब इनिशियो लग जाए तो आपको ये समझना है कि बात हो रही है सबसे शुरुआत की, फ्रॉम द बिगिनिंग की। शॉर्ट में समझ लिया हमने। अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा लीगल मैगजिम क्या कहता है। दूसरा लीगल मैगजिम कहता है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर तथ्य के लिए, फैक्ट के लिए हमें किसी कॉन्क्लूसिव प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। कि आपको डैमेज हुआ है ये हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपका एक्ट जो है वो अपने आप में क्या है, पनिशेबल है। तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? ये सारे के सारे लीगल मैगजिम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपका जो पैसेज आने वाला है क्लैट के अंदर, या फिर अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट एमसीक्यूज के अंदर भी ये मैगजिम्स पूछे जाते हैं। तो इनका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है? थर्ड है हमारा एक्शियो पर्सनलिज मॉरिटर कम परसोना। एक्शियो पर्सनलिज मॉरिटर कम परसोना मतलब अ पर्सनल राइट, a personal right of action dies with the person. In other sense, if he dies, the right to sue is gone. अगर कोई आदमी मर गया, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, वो आदमी अगर मर जाता है तो अपने आप वो सारे के सारे चार्जेस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब भी कोई आदमी मर जाए तो उसके साथ में उसके सारे राइट्स भी मर जाते हैं। प्लस एक और चीज ये तो हुआ कि अगर आप डिफेंडेंट हैं, अगर आप प्लेंटिफ हैं, आपने किसी को सू किया है और इसी में अगर एक्स ने किसी वाई को सू किया है और एक्स मर जाता है तो उसके साथ में ही वाई के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, एक्स की मौत के साथ में एक्स का जो राइट है, राइट टू सू भी चला जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, छोटा सा कॉमन सेंस कि हाँ भाई ठीक है, अब वो व्यक्ति ही अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो वो ना सू हो सकता है ना किसी को सू कर सकता है। तो मौत के साथ ही, डेथ के साथ ही आपके सारे राइट्स भी अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले मैगजिम के ऊपर। ये कहता है एक्टोरी इनकम्बेट ओनस प्रोबेंडी। इसका मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इन जनरली प्लेंटिफ के ऊपर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब अगर एक्स वाई के ऊपर केस करता है तो इसका मतलब एक्स के ऊपर ओनस है, बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो ये बताए कि वाई ने ये गलत काम किया है। ऐसा किस लिए किया जाता है? मान लीजिए कि किसी ने मेरे ऊपर केस किया तो सामने वाले को ये प्रूव करना पड़ेगा, उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि मैंने गलत किया है या मेरे कारण उसको डैमेजेस भरने पड़ रहे हैं या फिर उसको कोई किसी चीज का डैमेज हुआ है, उसका कोई ना कोई राइट जो है वो उसका हनन हुआ है। ऐसा इसलिए ताकि बार बार अगर कोई मेरे ऊपर केस करता रहे तो कितनी बार मैं ये प्रूव करूंगा कि मैंने ये गलत नहीं किया। पर ये क्या होता है, सिविल लॉज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिविल लॉज के अंदर होता है जनरली। किसके ऊपर होता है? जनरली। और कुछ केसेस क्या हैं क्रिमिनल के अंदर भी जिसमें ये
लगता है, क्रिमिनल लॉ में भी ये लगता है। बट अगर बात करें ऐसे ऑफेंसेस जो कि विमेन से रिलेटेड हैं, जैसे अगर बात कर लेते हैं हम लोग रेप की, तो उसमें डिफेंडेंट के ऊपर ओनस चला जाता है, ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता है। तो एक्सेप्शंस आपको थोड़े बहुत पता रहने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे मैगजीन को देखते हैं, एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट रिया। अगर आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो पहले ही लेक्चर में सबसे पहले अगर आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो वो पढ़ाया जाता है कि आपका एक्ट प्लस आपका इंटेंशन, ये दोनों जरूरी हैं एक ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए, एक ऑफेंस बनाने के लिए। अगर आपका इंटेंशन नहीं था, सिर्फ एक्ट था, तो भी ये क्राइम नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा। अगर आपका सिर्फ इंटेंशन था और एक्ट नहीं था तो भी ये क्राइम नहीं होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड intent or an act does not make a defendant guilty without a guilty mind. गिल्टी माइंड के बिना सिर्फ और सिर्फ एक्ट जो है वो डिफेंडेंट को गिल्टी नहीं करता है। और एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी माइंड। मतलब अगर कोई काम मैंने गिल्टी माइंड, बुरी सोच या फिर किसी बुरी इंटेंशन के साथ में नहीं किया है तो इसका मतलब वो क्राइम मैंने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठा क्या कहता है, एडहॉक। ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत बार सुना है। एडहॉक का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आपने तदर्थ वर्ड को काफ़ी बार सुना होगा। एडहॉक और तदर्थ जो है वो सेम चीज़ है। हाई कोर्ट, एलडीसी वगैरह के एग्जाम के अंदर, जेएलओ के एग्जाम के अंदर जो आपके लीगल जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, उसके अंदर ये आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब से मैं देख रहा हूं तब से लगभग हर साल ना भी सही तो हर अल्टरनेट ईयर इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। तो ये देखिए, एडहॉक का मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर एंड, केस एट दी हैंड। एडहॉक जजेस होते हैं, एडहॉक आपके पोस्ट होती है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ये पोस्ट दी गई है, आपको प्रभारी बनाया गया है, बाकी आप इंचार्ज हैं पर उस पोस्ट को होल्ड नहीं करते हैं, तो हो जाता है एडहॉक पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई आपने सुना होगा। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब, प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है और आप प्ली ऑफ एलिबाई लगाते हैं कि मान लीजिए कि मैं मथुरा में हूं और दिल्ली में किसी ने मेरे ऊपर केस किया कि इस तारीख को दिल्ली के अंदर इस व्यक्ति ने मुझे मारा है और उस टाइम मैं दिल्ली में था ही नहीं, मैं मथुरा में था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं प्ली ऑफ एलिबाई लूंगा कि मैं उस जगह पे था ही नहीं जिस जगह की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस जगह के लिए मेरे ऊपर केस हुआ है। तो आइए देखिए, एट अनदर प्लेस, मैं कहीं और पे था या फिर एल्सवेयर कहीं और था। ठीक है, किसी और जगह था या फिर कहीं भी हो सकता हूं जहां पे मेरा ऑफेंस के लिए चार्जेस मेरे ऊपर लगे हैं वहां पे मैं नहीं था, तो प्ली ऑफ एलिबाई लगता है इस केस के अंदर। तो एलिबाई भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। 8 देखिए, एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी, अगर आप कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप करने भी गए हैं या फिर कभी भी गए हैं तो एमिकस क्यूरी आपने वर्ड्स काफी बार सुना होगा। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या मतलब होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो जजेस बैठे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर जज को हर पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंप्लीट नॉलेज होगी, एक्सपर्ट होंगे वो। हालांकि जजेस सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, बट स्टिल कोई टेक्निकलिटीज हो सकती है जहां पे जजेस को असिस्टेंस की जरूरत पड़े, कोर्ट को असिस्टेंस की जरूरत पड़े। तो वो क्या करते हैं, किसी जानकार आदमी को ये काम सौंपते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर जो भी फैक्ट्स हैं इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें और जो भी टेक्निकलिटीज हैं हमें बताएं और कोर्ट को असिस्ट करें एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। तो उसी को कहते हैं हम लोग एमिकस क्यूरी। उस आदमी को क्या कहा जाएगा? एमिकस क्यूरी कहा जाएगा। तो यहां पे देखिए, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ द बार। ऑफ मेंबर ऑफ बार मतलब कोई भी एडवोकेट हो सकता है, कोई भी एडवोकेट हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, असिस्ट द कोर्ट। कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अगर किसी मेंबर ऑफ बार को कहा जाता है तो वो हो जाता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है किसकी? कोर्ट की। तो यहां पे ये एडवोकेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा एमिकस
क्यूरी। नेक्स्ट देखिए 9th है एंटेलिटम मॉर्टम बिफोर सूट इज बॉट, बिफोर सूट इज ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड और स्पोकन और बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट। इसका मतलब केस करने से पहले या फिर जो डिस्प्यूट हुआ है उससे पहले जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो हो जाती है एंटेलिटम मॉर्टम। तो ये आपको याद रखना है। अब आज के इस पार्ट का हम लोग लास्ट मैक्सिम देखते हैं। ये कहता है एसेंशियोमेंटियम। एसेंशियोमेंटियम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स दैट इज म्यूचुअल एसेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आपने पढ़ा होगा तब ये आपने सुना होगा कंसेंसस एडिडम या फिर एसेंशियोमेंटम। तो ये आपका हो जाता है एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम, क्योंकि यहां पे दो लोग सेम चीज के बारे में सेम सेंस में अगर बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है एसेंशियोमेंटियम। द मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब दोनों के दिल जो है, दिमाग जो है वो मिल रहे हैं, या फिर दैट इज म्यूचुअल एसेंट्स, दोनों म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसेंशियोमेंटियम। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, छोटा सा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज के अंदर इसने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंसर्शन किया होगा, कुछ क्रेडिबल आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद।